नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके एट्रियल फिब्रिलेशन को किस तरह से ट्रीट करना है। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो आपने पेशेंट की हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी को एक्सेस करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये देख रही हूँ कि पेशेंट जो है वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है। हीमोडायनामिकली अनस्टेबल का मतलब होता है कि अनकॉन्शियस है, हाइपोटेंसिव है, शॉक में जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हीमोडायनामिकली अनस्टेबल। किसी भी तरीके का हीमोडायनामिक अनस्टेबल पेशेंट है तो आपने हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करते हैं, यानी हम डीसी कार्डियोवर्जन कर देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है ना। कार्डियोवर्जन और डीफिब्रिलेटर में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि कार्डियोवर्जन जो है वो इन साइंक्रोनी होती है विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और डीफिब्रिलेटर नहीं होता। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक करंट, एक शॉक दे के ना जो भी एबनॉर्मल टैकीकार्डियाज होते हैं उन वेव्स को, उन रिदम्स को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। सो अगर तो वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो डायरेक्ट कार्डियोवर्जन और वो भी इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करनी है ना। दूसरी तरफ बात आती है कि अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है। सो स्टेबल में बेटे सबसे पहले हमारा ये सीन होता है कि हमने हार्ट के रेट को कंट्रोल करना होता है। मैंने आपको कहा कि ऑटोमेटिकली पेशेंट का हार्ट रेट नियर टू नॉर्मल आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम है हो सकता है पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ उस वक्त आए जब उसका हार्ट रेट 150 बीट्स पर मिनट हो, ठीक है, या 100 भी है तो वो अपर नॉर्मल लिमिट है, हम उसको भी कम करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अब इस रेट को कम करने के लिए जो आइडियल रेट है वो 60 to 100 है, 70 to 80 में हम मेंटेन कर लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको पता है हार्ट को डिप्रेस करना पड़ेगा, जिसमें हम बीटा ब्लॉकर देंगे जो कि हार्ट की एक्टिविटी को डिप्रेस करेंगी। उसके अलावा हम कैल्शियम ब्लॉकर देंगे, वो भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर सकती हैं, वेसल्स को डायलेट कर देंगी और हार्ट के ऊपर प्री लोड एंड आफ्टर लोड कम हो जाएगा। एंड डिजॉक्सिन दे सकते हैं। डिजॉक्सिन भी कैल्शियम की रिटेंशन करता है और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको तो इन्हांस करता है लेकिन ओवरऑल हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। सो हमने रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या देने हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर और डिजॉक्सिन, BCD से भी याद रख लो। नंबर 2, हमने क्या करना है कि रिदम को भी तो कंट्रोल करना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात की है कि इस पेशेंट की जो रिदम होती है उसमें R2R इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता, वो इरेगुलर ही रिदम होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि उस रिदम को भी तो कंट्रोल करना है। अब रिदम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ना दो तीन ऑप्शंस है। देखो, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि क्या मेरा जो पेशेंट है उसका ये जो मतलब मेरे पास आया एट्रियल फिब्रिलेशन से इस सारे सीन को स्टार्ट हुए लेस देन 48 आवर्स का टाइम गुजरा है, अभी 48 घंटे नहीं गुजरे। और दूसरा जो मुझे ख़तरा है कि एम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है, उस एम्बोलिक स्ट्रोक का जो रिस्क है ना वो मेरे पास अभी कम है, ठीक है, मेरे पास अभी रिस्क कम है। तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर इस टाइम हम पेशेंट को IV हेपरिन देते हैं, ठीक है, IV क्या देते हैं, हेपरिन देते हैं। और हेपरिन के बाद फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट की कार्डियोवर्जन करते हैं। फिर वो हम पे है कि कार्डियोवर्जन हमने कौन सी करनी है। हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, जिसको हम लोग DC कार्डियोवर्जन कहते हैं, वो भी कर सकते हैं और फार्माकोलॉजिकल या केमिकल कार्डियोवर्जन भी कर सकते हैं। इफ़ हमने फार्माकोलॉजिकल की तो यहाँ हमें ज़ाहिर ड्रग्स देनी पड़ेंगी, जिसके अंदर बेटे हम अमाइड्रोन देते हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था 3rd क्लास एंटी रिदमिक एजेंट है, या फ्लिसेनामाइड देते हैं, फ्लिसेनाइड देते हैं, या प्रोसाइनामाइड जो है वो क्लास 1A की ड्रग्स होती है, ठीक है। सो ये हम दे सकते हैं। सो दिस इज़ द केस कि जब उसकी एम्बोलिक स्ट्रोक का रिस्क कम है। अब बात ये आती है कि आपको ये कैसे पता चला कि उसका जो एम्बोलिक स्ट्रोक होने का रिस्क है ना वो कम है। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम एको करके देख लेते हैं कि कोई हार्ट डिजीज़, अंदर कोई थ्रोम्बस, कोई ब्लड सेसेस, ब्लड पूलिंग तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन सम टाइम एको की फाइंडिंग्स भी इतनी क्लियर नहीं होती। फिर इसके लिए हमारे पास एक स्कोर है जिसको हम कहते हैं चार्डास-वेस स्कोर। सो ये जो चार्डास-वेस स्कोर है ये मैं भी समझाती हूँ आपको। इस स्कोर के ऊपर भी हम एवेलुएट करते हैं कि एम्बोलिज्म का कितना रिस्क है, ठीक है। सो इफ़ लेस देन 48 आवर है, एम्बोलिज्म का रिस्क नहीं है, तो हेपरिन दे देंगे और कार्डियोवर्जन कर देंगे, आइदर इलेक्ट्रिकल और फार्माकोलॉजिकल विद द हेल्प ऑफ अमाइड्रोन, फ्लिसेनाइड और प्रोसाइनामाइड। नंबर 2 बात ये आती है कि अगर ड्यूरेशन जो है वो 48 आवर से ज़्यादा, वो कह रहा है जी 3 दिन पहले ये इनका बहुत ज़्यादा एकदम से इनको घबराहट हुई थी, हमें लग रहा था इनका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, बेहोश भी हुई थी, और अब हमारे पास ला रहा है और 3 दिन की बात हो गई भी है। और साथ में मैं देख रही हूँ कि पेशेंट के अंदर जो एम्बोलिज्म का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसकी एज भी ज़्यादा है, प्रीवियसली भी उसको स्ट्रोक हो चुका हुआ है। इस तरह से मैंने इसको एवेलुएट किया तो मुझे लगता है कि रिस्क जो है वो है, ठीक है, कंफर्म नहीं मुझे पता, लेकिन अभी मैंने रिस्क देखा तो रिस्क है।
अब अगर रिस्क है तो फिर ना मेरे पास दो ऑप्शन है, फिर बेटे मेरे पास क्या है, फर्दर दो ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन पे हम गौर कर लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये होती है कि हम पेशेंट की कार्डियोवर्जन अलॉन्ग विद एंटीकोएगुलेंट्स करें टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं उसको एंटीकोएगुलेंट्स, जिसमें पहले वारफरिन दिया जाता था, लेकिन आपको पता है वारफरिन इतनी सेफ नहीं है, तो अब जो है वो रोवेक्सेबैन और डेबिगेट्रान है, जो कि बेसिकली फैक्टर 10 और फैक्टर 2 इनहिबिटर हैं, उनको प्रेफर किया जाता है। सो बहरहाल हमने एंटीकोएगुलेंट्स देनी है फॉर 3 वीक्स, ताकि उसका जो एम्बोलिज्म का रिस्क है वो कम हो जाए, और फिर इस पेशेंट की कार्डियोवर्जन कर देनी है, क्लियर। या फिर मैंने क्या करना है कि कार्डियोवर्जन कर देनी है, और कार्डियोवर्जन के 4 वीक्स तक भी मैं इस पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट देती रहूँगी, क्लियर। तो मैंने एंटीकोएगुलेंट दी और फिर कार्डियोवर्जन कर दी, कार्डियोवर्जन करती और फिर एंटीकोएगुलेंट दे दी, ठीक है। फिर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि हो सकता है इस पेशेंट में इतना रिस्क ना हो, ठीक है, हो सकता ना हो, सही है, और मैं इसको वैसे ही मेडिसिन दे रही हूँ, तो फिर मैं मेडिसिन कैसे ना दूँ ना, मैं ये एंटीकोएगुलेंट इफ नहीं देना चाहती तो फिर मैं क्या करूँ। तो ये ऑप्शन 1 है ना बेटे। तो ऑप्शन 2 मेरे पास ये है कि मैं वही बात है कि एको कर लूँ, ठीक है। और एको में भी आपने याद रखना है, MCQ पूछते हैं, ट्रांस इसोफेजियल एकोग्राफी हम करते हैं, और इस पर हम देखते हैं कि कोई थ्रोम्बस की फॉर्मेशन है या नहीं है। इफ़ हम देखें कि थ्रोम्बस नहीं बना हुआ तो फिर हम डायरेक्टली कार्डियोवर्जन करते हैं, हम ये 3 हफ्ते वेट ही नहीं करते। और अगर हमें लग रहा है कि ससेप्टेबिलिटी है, थ्रोम्बस है, तो फिर वही मैंने एंटीकोएगुलेंट देनी होगी, या डीसी वर्जन करनी होगी, या डीसी वर्जन करके एंटीकोएगुलेंट देती रहूँगी, यानी इन दोनों में से ए या बी कोई भी प्लान फॉलो कर लूँगी, क्लियर। सो आई नो कि बहुत आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, मैं अब यहाँ पर आपको सारा समराइज़ कराती हूँ। तो हमने कहा कि अगर तो पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, ठीक है, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, तो बात ही कोई नहीं है, आप डीसी कार्डियोवर्जन कर दो, ख़त्म। अगर वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो नंबर 1 मैंने रेट कंट्रोल करना है, और नंबर 2 मैंने रिदम कंट्रोल करनी है। तो रेट कंट्रोल करने के लिए आप बी, सी और डी से याद रखो, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर और डिजॉक्सिन, मीटोप्रोलॉल वगैरह दे दो, और उसके बाद कैल्शियम ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, नाइफिडोपिन, ठीक है, और फिर डिजॉक्सिन दे दिया, BCD हो गया। फिर आ गई रिदम। अब रिदम में हमने ये देखना है, आसान सी बात है कि इफ़ लेस देन 48 आवर और एम्बोलिक रिस्क नहीं है तो हेपरिन एंड कार्डियोवर्जन, मोर देन 48 आवर और रिस्क है तो या तो मैं इधर जा सकती हूँ या इधर जा सकती हूँ। इट्स अ सेफर ऑप्शन कि आप उसकी एको कर लें। इफ़ थ्रोम्बस नहीं है तो कार्डियोवर्जन कर दें, इफ़ थ्रोम्बस है तो एंटीकोएगुलेंट दे के कार्डियोवर्जन करें, या कार्डियोवर्जन करके फिर एंटीकोएगुलेंट देती रहे, ठीक है। यही बात यहाँ पे भी लिख दी, यहाँ पे भी लिख दी है, ओके। अब मैं आपको ये बता रही थी कि समटाइम्स ये होता है कि जो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो चार्डा स्कोर को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं ना एट्रियल फिब्रिलेशन में। नो, व्हाट इज दिस चार्डा स्कोर, आई डोंट नो कि किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। सो दिस इज चार्डा स्कोर, ठीक है। सो चार्डास बेस, अब CHADS, दिस इज चार्डास, ओके, VAS बेस। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने ये 2 and 2 याद रखना है। क्यों 2 and 2 याद रखना है मैं आपको बताती हूँ, ओके। अब इनका क्या मतलब है और इनकी स्कोरिंग किस तरह से होती है, इसका ये मतलब है, इसका मतलब होता है कोई भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो नहीं है। उसके बाद H का मतलब होता है हमारे पास कि जो पेशेंट है उसको कहीं हाइपरटेंशन तो नहीं है। A का मतलब होता है कि उसकी एज 75 से ज़्यादा तो नहीं है। D है डायबिटिक मेलाइटिस तो नहीं है प्रीवियसली। S का मतलब है उसको स्ट्रोक तो नहीं हुआ हुआ। V का मतलब होता है कोई भी वैस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है उसकी बॉडी में, ठीक है। A का मतलब होता है एज उसकी 65 से लेके 74 तक है, अगर 75 से ऊपर है या 74 तक है। और S का मतलब होता है कि हम उसकी सेक्स यानी कि उसका जेंडर देख रहे होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद कहते हैं इसका 1 ये जिनके आगे 2 लिखा है इसका 2 स्कोर है, 1 और देन 2, 1, 1 और 1, टोटल 9 स्कोर होते हैं। अगर तो 0 स्कोर आ जाए, मतलब अगर उसको कोई हार्ट फेलियर नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, वो 40 साल का है, डायबिटीज़ भी नहीं, स्ट्रोक भी नहीं, 0, तो फिर ना एंटीकोएगुलेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर इनमें से एक भी चीज़ है और साथ में ECG पे एट्रियल फिब्रिलेशन है तो फिर हम लो डोज एंटीकोएगुलेंट यानी एस्पिरिन से स्टार्ट कराते हैं। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो फिर हमें वारफरिन या जो अदर एंटीकोएगुलेंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्गर एंटीकोएगुलेंट्स हैं, वो देनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ इट बेटे। सो ये आसान सी चीज़ थी हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट। नाउ एक चीज़ होती है क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन, और हमने कहा ज़्यादातर होता भी पेशेंट क्रॉनिक के साथ है, तो उसमें हम लोग रेट और रिदम ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो रेट के लिए अगेन हमने वही देनी होती हैं कि हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं या कैल्शियम ब्लॉकर या डिजॉक्सिन दे सकते हैं। और अगर हम कहें कि हमने जो है वो रिदम कंट्रोल करनी है और साथ में उसका एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दे रहे होते हैं, तो रिदम के लिए और एंटीकोएगुलेंट थेरेपी मिक्स करके हम इस पेशेंट को क्या दे रहे होते हैं, यूजुअली एस्पिरिन दे रहे होते हैं या वारफरिन जो है वो भी दे सकते हैं। सो दिस इज
विजिट, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पूछी जाती है सम टाइम, उसको कहते हैं लोन एट्रियल फिब्रिलेशन। लोन का तो पता है अकेला, यहाँ पे पता है क्या, पेशेंट को ईसीजी पे ये एट्रियल फिब्रिलेशंस तो हैं लेकिन उसको कोई भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कि उसका लेफ्ट एट्रियल लार्ज हुआ हुआ है, कोई भी डिजीज़ नहीं है, और उसकी जो एज है वो भी लेस देन 60 ईयर्स है, तो ज़ाहिर है कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे जो रिस्क है फॉर एम्बोलिज्म वो काफ़ी कम होता है। सो इस पेशेंट को हम सिर्फ लो डोज एस्पिरिन 75 mg पे रखते हैं, वो भी मोर देन इनफ है। तो लोन एट्रियल फिब्रिलेशन का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आ जाती है आखिरी चीज़ जो बहुत ही आसान सी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एट्रियल फ्लटर्स एंड मल्टीपल एट्रियल टैकीकार्डिया। सो एट्रियल फ्लटर्स क्या हैं? एट्रियल फ्लटर और आपको एट्रियल फिब्रिलेशन को ना डिफ्रेंशिएट करना बड़ा अच्छा आना चाहिए। एट्रियल फ्लटर